तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे आईसीसी ने 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना है? तो आंसर होगा पैट कमिंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में मैं कई सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं और ये क्रिकेट का या यूं कहूं खेल का सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है। पूरे साल भर जब भी स्पोर्ट्स वाला प्रश्न आएगा या क्रिकेट की हम बात करेंगे तो ये प्रश्न मैं आपको बार बार रिवाइज करवाने वाला हूं, तो इसे एक बार ध्यान से समझ लेना। पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं। देखो, ये जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है ये किसे दी जाती है? तो जिसे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है उसी को ये ट्रॉफी दी जाती है। अब आपके एग्जाम में चाहे प्रश्न ऐसे आ जाए कि बताओ 2023 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, या प्रश्न ऐसे आ जाए कि 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली है, तो दोनों सेम ही प्रश्न है, दोनों का एक ही उत्तर होगा, पैट कमिंस। ये ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है। बात समझ में आ गई ना आपको? और इसी तरह से अगर हम महिलाओं में बात करेंगे यानी कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो उन्हें जो अवार्ड दिया जाता है या ट्रॉफी दी जाती है उसे कहते हैं राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। तो अब आप समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया या राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किसे मिली है, तो दोनों प्रश्न का उत्तर सेम ही होगा। तो इस बार 2023 के लिए यह अवार्ड मिला है नेट साइवर को, जो इंग्लैंड की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और भी अवार्ड्स मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपके लिए पूरी मेहनत से मैंने ये पीपीटी तैयार की है, रंग बिरंगा प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार करके लाया हूं ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। अब जैसे देखो, अगर बात करते हैं आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, तो विराट कोहली को चुना गया है। ये भारतीय हैं, तो भारतीय वाले नाम तो वैसे इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलना। वहीं अगर वुमेन्स में बात करते हैं यानी कि आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, तो चामरी अट्टापट्टू को चुना गया। ये श्रीलंका टीम की कप्तान है महिलाओं में। उसी तरह से आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, तो उस्मान ख्वाजा को चुना गया। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया सूर्य कुमार यादव को। ये भारतीय हैं, तो इंपॉर्टेंट मार्क करना। वहीं महिलाओं में बात करेंगे यानी कि आईसीसी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया हेले मैथ्यू को। ये वेस्ट इंडीज की हैं। तो ये इतने अवार्ड तो आपको ध्यान रखने ही रखने, बाकी लिख के तो मैं सारे ही लाया हूं। एम्पायर ऑफ द ईयर भी देख लो, रिचर्ड लिंगवर्थ को चुना है, ये इंग्लैंड से हैं। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2023, ये जरूर ध्यान रखना, जिम्बाब्वे की टीम को यह अवार्ड मिला है। बाकी और भी हैं, जैसे कि इमर्जिंग में किसे मिला है, एसोसिएट में किसे मिला है, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये अवार्ड कौन देता है? आईसीसी देता है। आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि अभी बीसीसीआई ने भी कुछ अवार्ड दिए थे, जिसमें से 2 अवार्ड मैंने आपको याद करवाए थे। एक तो था 2023 के लिए पॉली उम्रिगर अवार्ड। ये अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है, जो मिला है शुभमन गिल को। और महिलाओं में बात करेंगे कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन फीमेल, ये चुना गया दीप्ति शर्मा को। उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सीके नायडू अवार्ड 2 जनों को दिया गया, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को, तो वो भी ध्यान में रखना। बाकी आईसीसी की बात करेंगे तो स्थापना 1909 में होती है, हेडक्वार्टर दुबई में है, सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और चेयरमैन ग्रेग बार्कले। आपको याद है अभी आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर किसे चुना गया था? कोका कोला को। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 ये कहां पे आयोजित हुई, तो आंसर होगा कुवैत में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 की। 2024 में इसका ये 11वां संस्करण था, जो अभी 14 से लेकर 21 जनवरी 2024 तक हुआ। कहाँ पे? कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी में। और इसमें भारत ने कितने मेडल जीते? भारत ने टोटल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। और ये 1 गोल्ड भी टीम इवेंट में हमारे पास आया है। उस टीम में 3 खिलाड़ी हैं। कौन कौन? माहेश्वरी, रायजा डिल्लो और गनेमा सिखोन। नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, 1 गोल्ड आया, टोटल मेडल 8 है। और मेडल टैली में अगर बात करोगे तो भारत तीसरे स्थान पर है। देख लो आप, पहले पे चाइना है, दूसरे पे चीनी ताइपे और तीसरे पे भारत है। फिर बताइए, अभी हाल ही में IWUF के द्वारा किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी चुना गया है, तो आंसर होगा रोशिबिना। तो IWUF मतलब इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, और इसी के द्वारा अभी हाल ही में वर्ष की बेस्ट वुमेन वुशु प्लेयर चुना गया है रोशिबिना को। ये एक भारतीय है और कहां से हैं? मणिपुर के रहने वाली है। तो याद रखना, इनको अभी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी चुना गया है। आपको बता दूं, अभी जो 2022 के जो एशियन गेम्स हुए थे, 19वां एशियन गेम्स हुआ था, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। उससे पहले 2018 वाले जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था।
एक बार ये गोल्ड भी जीता इन्होंने 2019 के जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे वहां पे। अच्छा, वुशु की बात करें तो इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। अच्छा, वुशु कौन सा गेम होता है? ये वुशु वुशु क्या है? ये वुशु वुशु तो ये चाइनीज मार्शल आर्ट होता है, इतना सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीत करके इतिहास रच दिया? तो आंसर होगा रोहन बोपन्ना। देखो, आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है। तो 2024 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं मेंस डबल की, जिसे जीत लिया है रोहन बोपन्ना और उनके साथी मैथ्यू एबडेन ने। मैथ्यू एबडेन मैं आपको बता चुका हूं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इनकी जोड़ी ने इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल का टाइटल जीत लिया है। फाइनल में इन्होंने किसको हराया? इटली की जोड़ी को हराया है। उनका नाम है सिमोन और एंड्रिया। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूं समझ लो कि आपके आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन लीक हो गया और ये वही क्वेश्चन है। और मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि रोहन बोपन्ना का ये कोई पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, क्योंकि इससे पहले भी वो एक बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। बात है 2017 की, जब उन्होंने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में मिक्स्ड इवेंट में खिताब जीता था। देखो, मिक्स्ड इवेंट मतलब क्या होता है? एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। डबल इवेंट क्या होता है? जिसमें दोनों एक ही जेंडर के होते हैं, जैसे कि मेंस डबल में दोनों पुरुष, महिला डबल में दोनों महिलाएं, और वुमेन सिंगल और मेन सिंगल तो आप जानते ही हो, सिंगल सिंगल होते हैं उसमें। देखो, इस क्वेश्चन में बिल्कुल फालतू बात नहीं करूंगा मैं। जितने भी पॉइंट बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट होंगे। यूं कहते हैं ना, हीरे की तरह तराशे हुए। जिस तरह से एक बेशकीमती माला को तराश करके, एक एक हीरा तराश करके बनाई जाती है वो बेशकीमती माला, उस तरह से आपका सेशन में तैयार करता हूं। तो अब बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, बस इतना मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया। अभी रोहन बोपन्ना का नाम और क्यों न्यूज में था वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक कितने भारतीय ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले रोहन बोपन्ना की बात करते हैं। अभी आपको याद रखना है, अभी हमने पढ़ा भी था कि अभी पद्मश्री पुरस्कार के लिए उनको चुना गया था। अच्छा, यहाँ पे ये नोट लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देख लो कि ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी ये बन गए इसी के साथ। इनकी उम्र कितनी है? 43 ईयर और 329 डेज में इन्होंने ये खिताब जीता है। बाकी मैंने आपको बताया अभी पद्मश्री के लिए उनको चुना गया। और क्या प्रश्न याद आ रहा है आपको? अभी डबल्स में विश्व में नंबर 1 स्थान पर आने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ये बन गए, हमने पढ़ा था। उससे पहले आपको याद होगा पिछले साल 2023 में विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन ये भारत में हुआ था। पहली बार भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ? बंगलुरु में। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना को ही बनाया गया था। तो रोहन बोपन्ना से संबंधित ये करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न मैंने आपको और रिवाइज करवा दिए, जिससे आपको पता लगे अभी इनका नाम और कहां कहां पे न्यूज में आया था। अब आप लोग जरूर जानना चाहोगे कि अभी तक कौन कौन भारतीय टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट जीत चुके हैं। तो अभी तक ऐसे 4 ही भारतीय हैं। एक तो लिएंडर पेस हैं, वो 18 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। फिर महेश भूपति 12 बार जीत चुके हैं। सानिया मिर्जा 6 बार जीत चुकी है और रोहन बोपन्ना ये 2 बार। एक तो अभी 2024 वाला मैंने बताया और 2017 वाला बताया। तो देखो, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, कितना भी डीप में चला जाए एग्जामिनर। 4 भारतीय मैंने आपको बता दिए, और उसमें भी अगर पूछ ले सबसे ज्यादा बार किसने जीता, तो मैंने आपको बता दिया लिएंडर पेस 18 बार जीत चुके हैं। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए ना कि ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो फिर आंसर करना महेश भूपति थे। उन्होंने 1997 में फ्रेंच ओपन वाला टूर्नामेंट जीता था। वो उन्होंने मिक्स्ड डबल इवेंट जीता था, और उनकी साथी उस समय एक जापान की प्लेयर थी जिनका नाम था रिका हिराकी। वैसे उनका नाम नहीं पूछेंगे, मैंने आपको बता दिया बस ऐसे ही। और अगर महिलाओं में बात करते हैं तो सानिया मिर्जा का नाम याद रखना, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है ये। तो ये भारतीयों से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। एक प्रश्न मैं आपको कई बार बता ही चुका हूं, ये अगर पूछे कि अभी तक सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन जीत चुके हैं, तो नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। 24 बार जीत चुके हैं ये। और सबसे ज्यादा पुराना ग्रैंड स्लैम इवेंट कौन सा है, तो विंबलडन ओपन है। और एक और पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं, अभी करंट अफेयर्स का ही है और इंपॉर्टेंट है, कि लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ये टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम भी याद रखना है। और वैसे तो मैं चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अब इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मैं आपको वुमेन सिंगल का आंसर भी बताऊंगा और मेन सिंगल वाला भी यही करा दूंगा। अलग क्वेश्चन में नहीं बना रहा हूं, मतलब यूं समझ लो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं। तो इसका तो उत्तर होगा आर्यना सबालेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने कहा साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, और वुमेन सिंगल जीत लिया आर्यना सबालेंका ने। ये कहाँ की प्लेयर हैं ये याद रखना, बेलारूस की टेनिस प्लेयर हैं ये। इन्होंने किसको हराया? तो चीन की एक प्लेयर है, नाम है झेंग
किनवेन उनको हराया है। और शायद आपको याद हो तो पिछले साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें भी वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि वे लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अच्छा, ये तो वुमेन सिंगल की हमने बात कर ली, महिला एकल का खिताब। अब मेन सिंगल की बात करते हैं कि मेन सिंगल इवेंट किसने जीता। तो जेनिक सिनर ने जीता है। हो सकता है पहली बार आप इनका नाम सुन रहे हो। ये इटली के प्लेयर हैं और ये इनके जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और ये इटली के है ना, तो आप यूं भी कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाले ये इटली के पहले खिलाड़ी हैं। जेनिक सिनर नाम है। इन्होंने किसे हराया? रशिया के डैनियल मेदवेदेव को हराया है। तो वुमेन सिंगल और मेन सिंगल दोनों याद रखने हैं। उपविजेता कौन रहे वो भी मैंने आपको बता दिया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल का ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भारतीय हैं, रोहन बोपन्ना। वो तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, जैसे आपका नाम आपको रटा हुआ है तो वो भी होना चाहिए। देखो, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यहाँ से क्या स्टैटिक बन जाता है कई बार। कौन कौन से होते हैं पहले तो ये बताओ। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। पूछ लेता है एग्जामिनर कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो याद रख लो, बड़ा आसान है। पहला और आखिरी वाला हार्ड कोर्ट पे होता है, फिर फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे होता है। ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण अभी इसको किसने जीत लिया? तो आंसर होगा नीदरलैंड ने। बात कर रहे हैं FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप की। अब ये पहला संस्करण हुआ, पहली बार हुआ, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा प्रश्न की कहां पर ये हुआ, तो ये ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ, जिसको जीत लिया है नीदरलैंड ने। किसे हरा करके, या उपविजेता कौन रहा? तो भारत रहा। तो पहले स्थान पे नीदरलैंड, दूसरे पे भारत और तीसरे पे पोलैंड रहा है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा तन्मय अग्रवाल। तो अभी तन्मय अग्रवाल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मात्र 147 गेंदों में 300 रन बना करके इतिहास रच दिया। तन्मय अग्रवाल ये हैदराबाद के हैं। और कहां पे ये रिकॉर्ड बनाया और किसके खिलाफ? तो अभी रणजी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। और इसी में आप कह सकते हो उन्होंने 119 गेंदों में अपनी डबल सेंचुरी पूरी कर ली थी। तो इस तरह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी का भी रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। और इस तरह से उन्होंने 39 साल पुराने यानी कि 39 ईयर पुराने रवि शास्त्री के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 123 गेंदों में डबल सेंचुरी लगाई थी। तो तन्मय अग्रवाल का नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। तो हर साल 25 जनवरी को ये नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और पिछले साल 2023 में भी यही थीम थी, इस बार भी यही है। पहली बार इस दिवस को हमने 2011 में मनाया था। तो इस बार ये इसका कौन सा संस्करण हुआ? 14वां संस्करण हुआ। और आप जानना चाहो कि 25 जनवरी को ये दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं तो एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। पहले जो मतदाता की उम्र थी वो 21 साल थी, बाद में उसे घटा के 18 वर्ष कर दिया। तो यहीं से एग्जामिनर प्रश्न बना के पूछता है कि बताओ किस संविधान संशोधन के तहत ये किया गया? क्या किया गया? 21 से 18 कर दी उम्र। तो आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 326। ये भी ध्यान में रखना। वैसे 25 जनवरी को एक और दिन मनाते हैं हम, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे। और उसकी थीम है स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब होता है फिर? तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस आते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म डे, तो 27 सितंबर याद रखना। और टूरिज्म की बात है तो एक स्टैटिक प्रश्न आपका बन जाएगा कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मैड्रिड स्पेन में है। और एक प्रश्न अब मैं आपसे पूछूंगा कि अभी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किसे 2023 के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया था? ये गुजरात का गांव है, उसका नाम अब आप बता दो कमेंट बॉक्स में, पता है तो। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो हर साल 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1953 को इंटरनेशनल कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखो, हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है, जहां पे यूरोपियन यूनियन का भी है, जहां पे नाटो का भी है। और इस बार की थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस।
अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो हर साल 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 जनवरी को। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नरसंहार, जिसमें नाजी जर्मन ने 1941 से लेकर 1945 के बीच में यूरोप के यहूदी आबादी को लगभग 2/3 यानी कि लगभग 6 मिलियन यूरोपियन यहूदियों का हत्या कर दी थी। तो उन्हीं पीड़ितों की याद में ये अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जनवरी को। तो दुनिया में हर साल 28 जनवरी को ये डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य डेटा सुरक्षा के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस बार की थीम है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें, टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जनवरी को। इस बार 28 जनवरी को मना रहे हैं हम ये वर्ल्ड लेप्रोसी डे, मतलब हर साल अलग अलग दिन मनाया जाता है। ये दिन हर साल जनवरी महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। तो इस बार हम 28 जनवरी को मना रहे हैं। थीम क्या है इस बार की? बीट लेप्रोसी। और कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, हैंसन डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जो ये कुष्ठ रोग है ये एक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया जनित रोग है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और इसी की खोज की थी नॉर्वे के चिकित्सक हैंसन ने, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। अच्छा, वैसे भारत में हम कुष्ठ विरोधी दिवस मनाते हैं, वो 30 जनवरी को मनाते हैं महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। और वैसे भारत का लक्ष्य क्या है? 2027 तक भारत को कुष्ठ रोग मुक्त करना। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जनवरी को। हर साल 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे के रूप में मनाया जाता है। अब आप पूछोगे 29 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 जनवरी 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जो कि एक आयरिश मैन थे, उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला प्रिंटेड पेपर लॉन्च किया था। कोलकाता में किया था उन्होंने ये लॉन्च, और वो एक वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था, साप्ताहिक समाचार पत्र था अंग्रेजी का, और उसका नाम था हिक्कीज बंगाल गजट, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। और इसीलिए आप ये भी कह सकते हो कि फादर ऑफ इंडिया प्रेस किन्हें कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को ही कहा जाता है। ये भारतीय तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने भारत में पहला प्रिंटेड पेपर लॉन्च किया था, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडिया प्रेस, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। उसके अलावा ये तो आपको पता ही होगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किन्हें जाता है? पुर्तगालियों को। और समाचार पत्र लाने का श्रेय जाता है यूरोपियों को। और अगर पूछे किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा था? उसका नाम था दिग्दर्शक। ये 1818 ईस्वी में आया था। और अगर पूछे कि निर्विवाद रूप से यानी कि बिना किसी विवाद के भारत का सबसे पहला प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? तो संवाद कौमुदी था। इसके संपादक थे राजा राम मोहन रॉय। 1821 में आया था। और अगर पूछे कि अभी सबसे पुराना न्यूज़पेपर जो आज भी प्रकाशित होता है वो कौन सा है? तो बॉम्बे समाचार है, जो पहली बार 1822 में आया था उसके। और अभी बॉम्बे समाचार से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको और बताऊं तो इसके जो प्रबंध निदेशक हैं होर्मुची एन कामा, उनका नाम आपने जरूर सुना होगा। अभी उन्हें पद्म भूषण के लिए चुना गया है 2024 में ही। तो देखो, यही होता है पढ़ने का तरीका। पुरानी हम बातें कर रहे थे और उसी से हमने कनेक्ट कर लिया अभी करंट की न्यूज को। अच्छा, वैसे समाचार से या न्यूज से 2 डे हम और याद रख सकते हैं। एक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वो 3 मई को होता है। और एक नेशनल प्रेस डे होता है, वो 16 नवंबर को होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अजीत मिश्रा। तो ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील हैं ये अजीत मिश्रा, जिनको कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट रखे हैं मैंने आपके लिए। सविता कंसवाल, मरणोपरांत अभी तेंजिंग नॉर्गे सम्मान मिला था। प्रोफेसर BR कंबोज, MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला था। और पुष्पा भारती, अभी 33वां व्यास सम्मान मिला था इनको, इनके उपन्यास यादें यादें और यादें के लिए। तो है ना इंपॉर्टेंट, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट में रिवीजन भी करवा सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में 2024 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा 132।
अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना समय आपको बता दूं, अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें टोटल पद्म पुरस्कार कितने दिए जाएंगे, 132 दिए जाएंगे, जिसमें से पद्म विभूषण 5 हैं, पद्म भूषण 17 हैं और पद्मश्री हैं 110। ये जरूर याद रखना, पद्म पुरस्कार कितने हैं, 132 है, लेकिन कितने लोगों को दिए जाएंगे, तो आंसर होगा 134। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा कैसे होगा, तो देखो इसके ऊपर मैंने पूरा एक बेहतरीन वीडियो, छोटा सा वीडियो बना दिया है आपके लिए, जिसमें पूरा पद्म पुरस्कार कवर कर लिया हमने, भारत रत्न भी हमने कवर कर लिया उसी में। तो वहां जाकर के आप वो पूरा वीडियो देख लो, मैं उसी चीज को वापस यहाँ पे रिपीट करूंगा, जबरदस्ती वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अपने सेक्शन में जाकर के वीडियो आपको मिल जाएगा, या सिंपल सा सर्च करना यूट्यूब में क्रेक एग्जाम पद्म अवार्ड्स 2024, या फिर वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीज मैं वहां पे आपको डिटेल में समझा चुका हूं आराम से। फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्रिटेन में किस भारतीय वैज्ञानिक को ब्लावत्निक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित ब्लावत्निक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित 9 वैज्ञानिकों में से 3 भारतवंशी भी शामिल हैं, और उन्हें ये पुरस्कार रसायन, भौतिकी और जीवन विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाएगा। उन 3 भारतीयों के नाम आप याद रख लो, या जो भारतीय मूल के उनके नाम याद रख लो, प्रोफेसर राहुल आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत। तो ये जो पुरस्कार है, ये युवा वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्य के लिए दिया जाता है। उन्हें पुरस्कार के रूप में कुल 4,80,000 पाउंड राशि दी जाएगी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने 69वें 69 नंबर के फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता, तो आंसर होगा 12th फेल। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 का ये इस बार 69 नंबर का एडिशन रहा। इसका आयोजन हुआ गुजरात के गांधीनगर में। तो 4 चीजें याद रख लो कि बेस्ट फिल्म कौन सी रही, 12th फेल। बेस्ट एक्टर रहे रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है उनकी वाइफ आलिया भट्ट रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा रहे 12th फेल के लिए। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में टॉप पर कौन रहा, तो इसका उत्तर होगा डेनमार्क। तो ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, हिंदी में बोलोगे तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। कौन जारी किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया, और इसमें यह बताया गया कि दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है। तो इसमें टॉप पर डेनमार्क है, मतलब सबसे कम भ्रष्टाचार, सबसे कम करप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरे स्थान पे फिनलैंड है और तीसरे पे न्यूजीलैंड है। वहीं अगर बात करें इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पे कौन है, या यूं कह दूं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां पर है, तो 180वें नंबर पे है सोमालिया देश। मतलब 180 देशों की ये लिस्ट है, इससे आपको पता चलेगा। और इस लिस्ट में 180 देशों की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पे है, भारत 93 नंबर। अच्छा, इस प्रश्न पर ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन जानकारी आपको दूंगा। पहले तो प्रश्न पढ़ते हैं। अभी हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, तो आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। आपको पता है इस बार हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया, और इस मौके पर कर्तव्य पथ पर, जिसे पहले राजपथ बोलते थे, नया नाम कर्तव्य पथ है, इस पर कई राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां भी निकाली गई। तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। उनकी झांकी किस थीम पर थी, तो भारत लोकतंत्र की जननी के थीम पर उनकी झांकी थी। और इसमें दूसरे स्थान पे गृह मंत्रालय की झांकी रही। ये जो मैं रैंकिंग आपको बता रहा हूँ, ये मंत्रालयों की, मिनिस्ट्रीज की जो झांकियां थी उनमें आपको बता रहा हूँ कि किस मंत्रालय की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया। अब इसके अलावा 2 और कैटेगरी होती है। एक होती है पीपुल्स चॉइस कैटेगरी, जिसमें हम लोग वोटिंग करते हैं, लोगों से, जनता से वोटिंग करवाई जाती है कि बताओ कौन सी झांकी अच्छी थी, कि इस राज्य की थी अच्छी कि उस राज्य की थी। और एक जजेस चॉइस कैटेगरी होती है, जिसमें उन्हीं के जजेस होते हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो दोनों कैटेगरी में आपको बता रहा हूं। देखो, पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में गुजरात की झांकी टॉप पे रही है, वहीं जजेस चॉइस कैटेगरी में उड़ीसा की झांकी टॉप पे रही है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी झांकी टॉप पे रही, तो अगर आप कहोगे कि उड़ीसा की झांकी टॉप पे रही, या आप कहोगे गुजरात की झांकी टॉप पे रही, तो आपको कैटेगरी बतानी पड़ेगी। देखो भाई, पीपल्स चॉइस कैटेगरी में गुजरात की है, तो जजेस चॉइस कैटेगरी में उड़ीसा की है। और मंत्रालयों की उसमें मैंने आपको बता ही दिया कि संस्कृति मंत्रालय की झांकी टॉप पर रही है। इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी पता है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका।
और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि इस बार हमारे चीफ गेस्ट कौन रहे थे। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन वो रहे थे। तो ये अब ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में शीर्ष पे कौन रहा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी आरबीआई ने साल 2022-23 के लिए पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि कौन सा राज्य अपने यहाँ पंचायतों पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। तो इस मामले में टॉप पर पश्चिम बंगाल को रखा गया है, जिसने पंचायतों पर 25.14 लाख रुपए खर्च किए हैं। वहीं अगर हम बात करें कि किस राज्य को वित्त वर्ष 2022-23 में पंचायतों के लिए सबसे ज्यादा पैसे मिले, तो उस मामले में भी पश्चिम बंगाल आगे है। 57.24 लाख रुपए इसको मिले। फिर बिहार, फिर हिमाचल प्रदेश। देखो आरबीआई की हम बात करेंगे, उससे पहले 2-3 प्रश्न पंचायत से भी बन जाएं, जैसे कि नेशनल पंचायती राज दिवस कब होता है? राष्ट्र पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को होता है। और आप जानते हो भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959, क्योंकि इसी तारीख को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। और पूछे किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। फिर बताओ, हाल ही में एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो याद रखना, एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य यानी कि मार्केट कैप को हासिल करने वाली दुनिया की ये दूसरी कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, ट्रिलियन कितना होता है? देखो मिलियन तो आपको पता होगा, मिलियन कहते हैं हम 10 लाख को, यानी कि 10⁻⁶। और बिलियन, इसमें 3 जीरो और जोड़ दो, यानी कि 10⁹ हो जाएगा, यानी कि 1 अरब। वहीं ट्रिलियन की बात करेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा, इसे कहेंगे हम 1000 अरब। तो इतने की मार्केट वैल्यू हो चुकी है और पूरी दुनिया में ऐसी ये दूसरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। पहली एप्पल थी, ये भी याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, देखो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और फाउंडर इसके कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। और सीईओ कौन है? सीईओ और चेयरमैन दोनों यही है, सत्या नडेला। आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट ने AI ओडिसी प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था और एक जुगलबंदी चैटबॉट को इसने लॉन्च किया था। उसके अलावा भारतीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था इन्होंने। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। और ओपन AI के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर के ही चैट जीपीटी को लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने यह बताया कि 2024 में ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आने वाली है और पिछले 30 वर्षों की न्यूनतम जीडीपी वृद्धि दर ग्रोथ रेट रहने वाली है 2.4% रहेगी, ये उन्होंने बताया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं पहले। इसकी स्थापना होती है 1944 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा और अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा बन चुके हैं। तो देखो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में देश का पहला AI यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्क करना है इसको। तो आंसर होगा कृत्रिम। अब जैसे ही मैंने कृत्रिम बोला आपको याद आ गया होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था ओला के जो को फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम कृत्रिम रखा था। और उन्होंने ये कहा था कि ये हमारी 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनको ये समझ सकता है और 10 भारतीय भाषाओं में जवाब दे सकता है। मतलब आप 22 भाषाओं में इससे सवाल पूछ सकते हो और वो 10 भाषाओं में आपको जवाब दे सकता है। और अभी इसे $50 मिलियन की फंडिंग मिल गई है, जिसके बाद अब ये $1 बिलियन की कंपनी बन गई है। मतलब भारत की पहली AI यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। या आप यूं भी कह सकते हो कि सबसे तेज यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाला ये भारतीय स्टार्टअप बन गया है कृत्रिम। यूनिकॉर्न मतलब अगर किसी भी स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाए तो उसे यूनिकॉर्न कहेंगे। और इसी तरह आपको याद होगा 2023 में हमने पढ़ा था 2023 का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बना था। अगर ऐसे प्रश्न आ गया तो उसका तो आंसर जेप्टो करना। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए अभी देश का पहला AI यूनिकॉर्न कौन सा बन गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न कौन सा बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित स्टार्टअप यूनिकॉर्न कौन सा बना है, इसका मतलब ये हो गया।
तो कृत्रिम आंसर। चलो फिर बताओ, अभी भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी VLF संचार स्टेशन कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो अभी तेलंगाना के विकाराबाद जिले के दुम्मई गुडेम वन क्षेत्र में भारतीय नौसेना का ये दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित होगा और ये इसका दूसरा है। पहला पूछोगे तो वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में और अब ये दूसरा स्थापित होगा तेलंगाना में। तमिलनाडु वाला तो 1990 में स्थापित किया गया था और उसके बाद ये अब दूसरा स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, होता क्या है इनसे, इस स्टेशन से क्या होता है? तो भारतीय नौसेना इन स्टेशनों का इस्तेमाल करेगी जो जहाज, जो पनडुब्बी वगैरह होते हैं उनसे संचार करने में, कम्युनिकेशन करने में, और ये वेरी लो फ्रिक्वेंसी में काम करता है। वैसे हमारे नेवल चीफ नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार है। और नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। इस बार नौसेना सम्मेलन का आयोजन आपको पता है ना कहाँ पे किया गया था? सिंधु दुर्ग किले में, जो आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, उन्होंने मयूरभंज में जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसके पास में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को मेनालिस्टिक बाघों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करना, जिन्हें आमतौर पर काले बाघ के रूप में जाना जाता है। और आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था, इस तरह के काले बाघ अभी सिमलीपाल नेशनल पार्क में या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखे गए थे। मतलब काले टाइगर से क्या मतलब होता है? टाइगर की जो धारियां होती है ना, इनकी जो धारियां हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं। मोटी होने के कारण क्या होता है, अगर इन्हें साइड से देखा जाए ना तो ये बिल्कुल ब्लैक नजर आती हैं, तो फिर इन्हें काला बाघ बोल दिया जाता है, ब्लैक टाइगर। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा कैमरून। अफ्रीकी देश है ये कैमरून, और अभी ये बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। ये अभियान अभी 22 जनवरी 2024 को ही शुरू हुआ और इसे अफ्रीका में मलेरिया से निपटने के प्रयास में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मलेरिया के कारण विश्व में जितनी भी मौतें होती है ना, तो यूं मान के चलो उसका 95% मौतें अफ्रीका में होती है। और इस टीकाकरण कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? इस वर्ष और अगले वर्ष कैमरून में लगभग 2.5 लाख बच्चों का टीकाकरण करना। अच्छा, टीकाकरण कर रहे हैं तो कौन सी वैक्सीन यूज की जा रही है? ये भी तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मॉस्क्यूरिक्स, आपको याद होगा, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था और ये दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया का टीका बना था जिसे WHO ने मंजूरी दी थी। हालांकि ये लगभग 30% ही प्रभावी है और इसके लिए 4 खुराक की आवश्यकता होती है। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस स्थापित होगा। किसकी सहायता से होगा? तो याद रखना, IIT इंदौर की सहायता से। इसका नाम होगा डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस। अच्छा, बात उज्जैन की हो रही है, आपको कुछ याद आ रहा है उज्जैन से? अभी उज्जैन में ही देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ यानी कि हाइजेनिक और हेल्दी फूड स्ट्रीट, जिसका नाम है प्रसादम, उसका उद्घाटन किया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे बनेगा, तो भी आंसर होगा उज्जैन में। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया? तो आंसर होगा पंजाब। बात कर रहे हैं हम रोड सेफ्टी फोर्स यानी कि सड़क सुरक्षा बल की। तो अभी पंजाब सरकार ने देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इस फोर्स का गठन किया है। मतलब अगर पंजाब में कोई सड़क हादसा होता है, सड़क दुर्घटना होती है, तो आप 112 नंबर पर कॉल कीजिए और 10 मिनट में जो ये रोड सेफ्टी फोर्स इन्होंने बनाई है वो आपके पास पहुंच जाएगी और दुर्घटनाग्रस्त जो भी क्षेत्र है वहां पे जिस भी व्यक्ति की दुर्घटना हुई है उसको हॉस्पिटल ले जाएगी, समय पे इलाज वगैरह उपलब्ध करवाएगी ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उन्होंने ही कहा है कि राज्य में नशा, सड़क दुर्घटना और सड़क मृत्यु को कम करने के लिए ये फोर्स का गठन किया गया है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इसी तरह से एक और पॉइंट आपको याद आएगा, अभी करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था हमने कि पंजाब ये सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य बन गया, यानी कि मैपिंग करने वाला, पढ़ा था हम लोगों ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नागालैंड। तो जैविक संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए नागालैंड के
रसोमा गांव में ये 2 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है, हर साल मनाते हैं। इस बार ये इसका चौथा संस्करण है। 24 और 25 जनवरी 2024 को ये मनाया गया। अच्छा, फेस्टिवल वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल उत्सव महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम नागालैंड को देखते हैं। ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल कोहिमा हो गई, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर ला गणेशन है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल हमने पढ़ा है, नागालैंड में मनाया जाता है। देखो, नागालैंड का जो स्टेट एनिमल है वो मिथुन है, या गयाल भी बोलते हैं इसको। यहाँ का स्टेट बर्ड है ट्रोगोपैन, और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी मिलेगा आपको, एंटंकी नेशनल पार्क। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में थाई पुसम त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु में ये थाई पुसम त्योहार मनाया गया। इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। अच्छा, मुरुगन भगवान से कुछ याद आता है क्या आपको? एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, उसका उत्तर दो, देखिए कौन कौन दे पाते हैं। अभी 2023 का जेसीबी पुरस्कार किसे मिला था? उनके नाम में भी मुरुगन आता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। देखें किस किस को आंसर पता है, बताओ। तो भगवान मुरुगन है कौन? ये भगवान शिव जी और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय है। यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है इस उत्सव में, इस त्योहार में। तो एक तरह से इस उत्सव को बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी कहते हैं। अच्छा, तमिलनाडु में और कौन कौन से महत्वपूर्ण त्योहार हो गए? एक यहाँ पे आदि पेरक्कू त्योहार भी मनाया जाता है। पोंगल त्योहार यहाँ पे बड़ा फेमस है, और उसी पोंगल त्योहार पे जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, जिसमें आपको पता है ना, बेल को कंट्रोल करना होता है, एक सांड को कंट्रोल करना होता है। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में सांभर महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो राजस्थान में सांभर झील है, और आप कह सकते हो ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अंतर्देशीय बोल रहा हूं मैं, शब्द पे ध्यान देना, मतलब इसकी सीमा समुद्र से नहीं लग रही है, भारत के अंदर है, ये देश के अंदर है। लेकिन अगर सिंपल सा आपसे पूछे ना कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो फिर वो चिल्का लेक है जो उड़ीसा में है। और अंतर्देशीय पूछे तो फिर सांभर झील है, क्योंकि चिल्का लेक एक लगून झील है। तो अभी राजस्थान के सांभर झील में ही ये सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अभी राजस्थान की डेप्यूटी सीएम जो दिया कुमारी उन्होंने किया। 26 से लेकर 28 जनवरी तक ये मनाया गया। और इस सांभर महोत्सव को कच्छ के रण महोत्सव के तर्ज पर विकसित किया गया। सांभर झील में आपको बता दूं, ये एक रामसर साइट भी है, जिसे 1990 में घोषित किया गया था, रामसर साइट। वैसे अगर पूछा जाए कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो वो चिल्का लेक है, उड़ीसा वाली, वो भी याद रखना। वैसे कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो आपको राजस्थान में मिल जाएगी, जैसे कि पुष्कर लेक हो गया, राजसमंद झील हो गया, पिछोला झील हो गया, फतेह सागर झील हो गया। अब 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, राजस्थान से संबंधित है। एक तो अभी यहाँ पे हमने मरु महोत्सव मनाया था, डेजर्ट फेस्टिवल, और एक ऊंट महोत्सव मनाया था। आपको बताने ये हमने कहाँ पे मनाए। और राजस्थान की बात करें तो कैपिटल जयपुर है। मुख्यमंत्री नए बन गए बीजेपी पार्टी के, कौन? भजन लाल शर्मा। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा नीतीश कुमार। तो जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार अभी 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। मतलब आप कहोगे कि अभी तक तो मुख्यमंत्री यही थे। हाँ, यही थे, पर गठबंधन की सरकार थी, किसके साथ? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ। फिर उन्होंने गठबंधन उससे तोड़ दिया और बीजेपी से नाता जोड़ लिया, और उसके बाद तो सुबह तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, और शाम को बीजेपी के साथ जुड़ करके वापस से एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली, और 9वीं बार उन्होंने शपथ लिए मुख्यमंत्री के रूप में। तो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। फिर बताओ, अभी हाल ही में ट्राई मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी को। तो अनिल कुमार लाहौटी ये ट्राई के चेयरमैन बन गए हैं। नाम क्या है? अनिल कुमार लाहौटी, ये ध्यान में रखना है आपको। और ट्राई के जो चेयरमैन होते हैं ना, उनका कार्यकाल 3 साल या 75 वर्ष उम्र जो भी पहले हो उतना रहता है। आपको याद है नीना सिंह का नाम? ये सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो अनीश शाह ये फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी ध्यान में रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में ग्लोबल बैंक के पहले भारतीय सीईओ का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा राणा तलवार। तो ग्लोबल बैंक के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय व एशियाई थे ये राणा तलवार, जिनका अभी 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1997 से लेकर सन 2002 तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ग्रुप सीईओ थे।
बाकी आप जानते हो अजीत सिंह का नाम, ये बता दूं ये सिंगापुर के सबसे उम्र दराज ओलंपियन और पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे जिनका भी 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पंडित हरिराम द्विवेदी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे, निधन हो गया। और फातिमा बीवी का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस ये रही है, केरल से हैं। और आपको बताना है अब अभी 2024 में कौन सा पद्म पुरस्कार इनको मिला, पद्म विभूषण, भूषण या पद्मश्री। वैसे पद्म पुरस्कार के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाकर के। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं भारत की पहली मुखी गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर का निधन हो गया, उनका नाम बताओ। तो आंसर होगा डॉक्टर नित्यानंद। तो अभी भारत की पहली मुखी गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्यानंद का भी 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सहेली ये दुनिया की पहली और एकमात्र गैर स्टेरॉइड, गैर हार्मोनल और सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली है। इसे 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने लॉन्च किया था। और डॉक्टर नित्यानंद की बात करें तो 1974 से लेकर 1984 तक वो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के निदेशक भी रहे थे, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। बाकी आप जानते हो भी डॉक्टर प्रभा अत्रे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी, अभी पिछले साल 2022 में पद्म विभूषण भी मिला था लेकिन निधन हो गया अभी। और डॉक्टर टहमटन ई उदेवाड़िया पढ़ा था हमने, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक थे ये, इनका भी निधन हो गया, इनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य के नीशी कपड़ा को जीआई टैग मिला है। तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक्चुअली में अभी अरुणाचल प्रदेश के 12 और प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल गया है। मैं आपको सारे 12 प्रोडक्ट्स बताऊंगा और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टिक कर दूंगा, कम से कम वो तो आप ध्यान रखना। जैसे कि एक तो यही हो गया नीशी कपड़ा, और आपको याद होगा अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में अभी पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया जाता है? नीशी जनजाति के द्वारा। तो ये ट्राइबल, ये वहां की जनजाति के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसी से आपको ये एक तो याद हो गया नीशी कपड़ा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। दूसरा है मोनपा कपड़ा, ये भी वहीं की एक ट्राइब है, ये भी ध्यान रखना। और एक अपातानी कपड़ा हो गया, और मोनपा हस्त निर्मित कागज हो गया, आदि कपड़ा हो गया, सिंगफो फलाप यानी कि सिंगफो चाय हो गया, गेलो कपड़ा हो गया, आदि अपोंग हो गया, दाव जो कि एक तलवार होती है, अंगन्यात बाजरा हो गया, मारुआ अपो हो गया जो कि एक तरह का पेय पदार्थ हो गया, और एक खामती कपड़ा हो गया। तो इस तरह से ये 12 प्रोडक्ट्स है जिनको जीआई टैग मिला। अच्छा, ये खामती से आपको याद आएगा अभी अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सी दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेक्षित विकसित किया। तो आंसर होगा DATSG। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो अभी इसरो ने मछुआरों के लिए अभी दूसरी पीढ़ी का यानी कि सेकंड जनरेशन डिजास्टर वार्निंग ट्रांसमीटर को डेवलप किया है, जिसका नाम है DATSG। SG मतलब तो पता चल गया, सेकंड जनरेशन हो गया, और DAT मतलब होता है डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। मतलब इसका मतलब इसके जरिए मछुआरों को आपदा के समय, इमरजेंसी के समय उनको अलर्ट भेज सकेंगे। जैसे कि भाई मछुआरे बीच समुद्र में चल गए अपनी नाव लेकर के, पता लगता है कि इधर सुनामी आ रही है, तो उनको अलर्ट भेज दिया जाएगा कि मच्छा मच्छी छोड़ो, फटाफट भागो वहां से। और इसे बनाया किसने? इसरो ने बनाया है। आपको याद होगा इससे पहले इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभ मित्र नाम से एक संचार डिवाइस लॉन्च किया था, उसका नाम नभ मित्र था और इसका नाम है DATSG। चलो फिर बताओ कि जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच में सदा तनसीक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, बताता हूं क्यों। पहले तो इसका उत्तर होगा सऊदी अरब। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? सदा तनसीक। अब ये एक्सरसाइज का नाम आपने पहली बार सुना होगा जब से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि ये हुआ ही पहली बार है, पहला संस्करण है इसका, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और किस किस के बीच में? भारत और सऊदी अरब के बीच में। कब से कब तक? 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक। और कहां पे? राजस्थान में। सऊदी अरब के साथ और कोई एक्सरसाइज करते हैं क्या हम? अभी पिछले साल पढ़ा होगा आपने, अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो आंसर होगा प्रीति रजक। तो भारतीय सेना में पदोन्नत यानी कि प्रमोट होने के बाद हवलदार प्रीति रजक सूबेदार का पद हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो चाइना के हांगजाओ में 19वें एशियन गेम्स हुए थे ना, उसमें प्रीति रजक ने ट्रैप विमेन्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। तो प्रीति रजक का नाम याद रखना है। अब चलो फिर बताओ, अभी फरवरी 2024 में इसरो किस लॉन्च व्हीकल से इनसैट 3DS उपग्रह को लॉन्च करेगा?
तो आंसर होगा GSLV F14। GSLV मतलब होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इनसेट 3DS की। ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, मतलब मौसम विभाग से जुड़ी एक सैटेलाइट है जो कि मौसम से संबंधित जानकारी देगा। या आप यूं भी कह सकते हो कि इसी तरह का हमने 2013 में इनसेट 3D और फिर 2016 में इनसेट 3DR सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये उनकी काम करने की जो कैपेबिलिटी है, काम करने की जो क्षमता है, ये उसे बढ़ाएगा। जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये उस सर्विस को बढ़ा देगा। क्या नाम है सैटेलाइट का? नाम याद रखना है इनसेट 3DS। और किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेंगे ये भी याद रखना, GSLV F14 से। कहां से लॉन्च करेंगे? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इनसेट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और जानकारी दे दूं कि इस तरह की जो पहली सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी वो थी इनसेट 1B। कब लॉन्च की थी वो? हमने 1983 में लॉन्च की थी। अच्छा, इस चलो फिर बताओ, हाल ही में समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कहाँ पे? कच्छ, गुजरात में। अभी 27 जनवरी 2024 को ये हुआ और इसकी अध्यक्षता की हमारे जो मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने। अच्छा, एक योजना आपको याद होगी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कब शुरू हुई थी बता सकते हो? 10 सितंबर 2020 को।